Welcome to DSCJ Home Classes. This is Anjil ठाकुर, Senior Lecturer in Botany, School Education Department. तो आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसका सेकंड पार्ट एक्चुअली करने जा रहे हैं एंड दैट इज गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ाया था आपको मैंने, और उसको कवर किया था हमने अप टू डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आज हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जो 4 वर्ल्स बताए थे फ्लावर के, उसमें केलेक्स, कोरोला 2 नॉन एसेंशियल और एसेसरी वर्ल्स थे, और जो 2 एसेंशियल जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहे हैं दोज वर स्टेमन्स एंड कार्पल्स। स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम कहेंगे और दिस पिस्टल या कार्पल जो भी है उसको हम गाइनोशियम कहेंगे। तो अप टू जैसे मैंने कहा मेल पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। अब जो फीमेल पार्ट जिसको कि गाइनोशियम कहते हैं उसको हम अभी यहां पे लेते हैं। सो गाइनोशियम का जो यूनिट है दैट इज कंसिडर्ड एज पिस्टल। पिस्टल इज फ्री यूनिट of gynoecium, right? It consists of 3 parts. How many parts? 3 parts. Those 3 parts are stigma, style and ovary. ये 3 parts हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ में। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। सो दीज आर 3 पार्ट्स। थोड़ा सा यहां पे ड्रा करते हैं। ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव पार्ट जो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को। पॉलिनेशन के बाद जब पॉलिनेशन होती है ना उस वक्त पोलन ग्रेन जो हैं वो आके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां पे वो जर्मिनेशन करते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। लेकिन वही पोलन ग्रेन जो है वहां पे जर्मिनेट करेगा जो कंपैटिबल होगा। तो कंपैटिबिलिटी जो है वो कौन कर रहा है? वो कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी स्टिग्मा ही कर रहा है। स्टाइल इज एक्चुअली ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, और इट प्रोवाइड्स द पैसेज और द पाथ फॉर पोलन ट्यूब, जो कि फाइनली जाके ओवरी के अंदर ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन करने में मदद करती है। सो स्टाइल के बाद नेक्स्ट जो है ओवरी। ओवरी जो है दिस इज द स्वोलन पार्ट। इसी के अंदर ओव्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, और ओव्यूल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज कंसिडर्ड एज मेगास्पोरेंजियम। तो ये गाइनोशियम की मेन स्ट्रक्चर आ गई। नाउ पिस्टल्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पिस्टल इज कंसिडर्ड एज फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम। अब यहां पे ए पिस्टल में कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पल। कार्पल जो है इट इज कंसिडर्ड एज मेगास्पोरोफिल। सो ए कार्पल, a pistil may comprise of 1 carpel when it is called monocarpellary, or simple pistil, or
A pistil may comprise of more than one carpels, then it will be called as compound pistil. देखिए एक चीज यहां पे नोट कर लीजिए, कई बार हम पिस्टल और कार्पल को एज ए सिनोनिम लेते हैं, राइट, ले सकते हैं, बट कब, जब मोनोकार्पलरी कंडीशन है। अदरवाइज पिस्टल वर्ड जो है दिस इज द फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम। हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा कार्पल्स फ्यूज करके एक यूनिट बना रहे हो, so that is one unit as pistil, but that pistil will be a compound pistil consisting of more than one carpel. ठीक है, तो अब compound pistil may be bicarpellary, it may be tricarpellary, or it may be multicarpellary depending upon number of carpels present in the pistil. So अगर दो होंगे तो बाइकार्पलरी, तीन होंगे ट्राइकार्पलरी, चार होंगे टेट्रा पेंटा कार्पलरी, जो भी है, एंड इस तरह से हमारे पास जो है कंपाउंड जो कंपाउंड पिस्टल होगा उसमें क्या होगा, उसमें मोर देन वन कार्पल एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि पिस्टल और कार्पल के बीच में ना एक माइनर सा डिफरेंस है कि पिस्टल इज द फ्री यूनिट ऑफ गाइनोशियम एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ वन कार्पल और मेनी कार्पल्स। अगर एक कार्पल होगा इट विल बी कॉल्ड एज सिंपल पिस्टल, और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड पिस्टल। बस एक छोटी सी बात है, मोनोकार्पलरी पिस्टल को हम जनरली एज ए सिंगल कार्पल है चूंकि उसके अंदर, तो वहां पे हम कार्पल और पिस्टल वर्ड जो है यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज पिस्टल और कार्पल में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं जो हमारा कंपाउंड पिस्टल है। नो, कंपाउंड पिस्टल के केस में कार्पल्स जो हैं दे मे बी फ्यूज्ड और दे मे बी फ्री। अगर कार्पल्स जो हैं फ्री हैं दैट विल बी कॉल्ड एज एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस पिस्टल। और अगर कार्पल्स जो हैं फ्यूज्ड हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिनकार्पस पिस्टल। एक चीज और, जो सिनकार्पस पिस्टल होता है हमारे पास पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी पिस्टल है, जिसमें पिस्टल जो हैं वो जो ये हैं कार्पल जो हैं वो फ्यूज हो चुके हैं। फ्यूज होने के बाद एक पिस्टल के अंदर चैम्बर होगा या स्पेस होगी विच इज कॉल्ड एज लक्यूल। सो दैट स्पेस मे बी और दैट चैम्बर मे बी सिंगल, डबल और देयर मे बी मेनी, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कितने ज्यादा चैम्बर्स कितने उसके अंदर हैं, जो पिस्टल है दैट कैन बी मोनोलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर। सो वो जो चैम्बर जो स्पेस है उसके अंदर दैट इज कॉल्ड लॉक्यूल। अब कितने लॉक्यूल्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके आधार पे हम ओवरी को मोनोलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर कह सकते हैं। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको इसके बारे में जो बताया, गाइनोशियम में 3 पार्ट्स, उसमें ओवरी को हमने डिटेल में कर दिया। अब आइए ओवरी के बीच में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज ओव्यूल। एक ओव्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बट स्ट्रक्चर करने से पहले आपको यह बता दूं कि देयर में बी ए सिंगल ओव्यूल इन ए सिंगल ओवरी और देयर में बी मेनी ओव्यूल्स इन ए सिंगल ओवरी। एक कॉमन जो टिपिकल ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। दिस ओव्यूल हैज ए बॉडी which rests on a stalk called funiculus
or it is also called as funicle. Funicle or funiculus. This is the stalk of the ovule, and the body consists of a massive mass which is known as nucellus. So this is nucellus. इस nucellus के अंदर एग्जिस्ट करता है एम्ब्रियो सैक. Now this nucellus is covered by coverings, external coverings, which are called as integuments. इनको हम क्या कहेंगे? Integuments. Generally, there are one or two integuments. In rare cases, there may be three integuments, or there may be no integument. So, on the basis of presence of integuments, ovules are of different types. They will be called as unitagmic. यूनिटैगमिक ओव्यूल वो होगा जिसके अंदर वन इंटेगुमेंट एग्जिस्ट कर रही है. तो ये हमारे पास हायर डाइकॉट्स के केस में ये कंडीशन मिलेगी. सेकंड आ गया बाइटैगमिक. बाइटैगमिक ओव्यूल्स में दो इंटेगुमेंट्स होंगी, और ये बाइटैगमिक कंडीशन जो है ना, ये हमको कहां मिलेगी? ये मिलेगी हमें मोनोकॉट्स में एंड लोअर डाइकॉट्स के केस में. और जैसे मैंने आपको कहा, रेयर केस में हमारे पास क्या होगा? ट्राइटैगमिक. तो ट्राइटैगमिक जो है, वो ट्राइटैगमिक जो होंगे उसके केस में क्या होगा? देयर विल बी हैविंग थ्री दीज क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स, एंड दीज थ्री इंटेगुमेंट्स जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, दिस इज ए रेयर टाइप, एंड इसकी एग्जाम्पल एस्फोइडिलस में हमें मिलती है. सो दिस इज अ वेरी रेयर टाइप. हमारे पास एक फोर्थ टाइप भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एटैगमिक. इन केस ऑफ एटैगमिक, इंटेगुमेंट जो है एब्सेंट है, और इसकी एग्जाम्पल है सेंटेलम. सेंटेलम के केस में इंटेगुमेंट जो है वो टोटली एब्सेंट है. सो इस तरह से हमारे पास ये जो दो लास्ट की टाइप्स आ गई, ये रेयर टाइप्स हैं, एंड दीज आर टू द मोस्ट कॉमन टाइप्स, यानी कि वन इंटेगुमेंट और टू इंटेगुमेंट्स, यूनिटैगमिक और बाइटैगमिक. सो ये आ गई इसकी इंटेगुमेंट्स. अब ये इंटेगुमेंट क्या है कि ये एक पॉइंट पे फ्यूज नहीं करती हैं और एक छोटा सा पोर या एक पैसेज यहां पे छोड़ देती हैं. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. दिस माइक्रोपाइल जो है, यही वो जगह है जहां से क्या होगा, मोस्टली पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी. हालांकि पोलन ट्यूब जो है इन बिटवीन भी कहीं से एंटर कर सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइल. अब जहां से ये इंटेगुमेंट्स निकलती हैं, उनके बेस को हम कहते हैं कैलाजा और कैलेजल एंड, और ये फ्यूनिकुलस इस बॉडी के साथ जिस पॉइंट पे अटैच करता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. राइट. फ्यूनिकुलस जो है, ये जो स्टॉक है, इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ओव्यूल, बट इसके अलावा ये क्या करेगा, ये वेस्कुलर सप्लाई भी इसको प्रोवाइड करता है. सो इसके बीच में वेस्कुलर स्ट्रैंड एग्जिस्ट करता है, और जहां पर ये फ्यूनिकुलस जो है बॉडी के साथ अटैच करता है, तो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड दैट रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रैफ. दैट इज कॉल्ड एज रैफ. वो रिज लाइक स्ट्रक्चर जो इसके बीच में बनाएगा,
दैट इज कॉल्ड एज रेफे। अब जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है विद 8 न्यूक्लियाई। टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड देयर आर 3 सेल्स विच फॉर्म एग apparatus। इनमें से एक सेंट्रल एग होगा और 2 इसके स्पोर्टिव सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। इसी तरह से जो क्लाजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, और जो सेंटर में रहा दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, एंड द सेंट्रल सेल इज बाइन्यूक्लिएट, or in later stages these nuclei may fuse and they form a single diploid nucleus which is called as secondary nucleus। तो ये 7 celled structure है and this is the female gametophyte। So this is all about the structure of a typical ovule। This typical ovule is considered as a megasporangium। So this is structure of a typical ovule which is considered as megasporangium, and this type of ovule is called as anatropous ovule which is inverted। This is the most common type of ovules found in angiosperms। About 82% of families जो हैं plants, जो flowering plants जो हैं, they have anatropous type of ovules। But depending upon the orientation of the body on funiculus, ovule की 6 different types हैं। आइए हम उन 6 different types को बारी बारी से करते हैं। Now those 6 different types में सबसे पहली टाइप जो है that is called orthotropous ovule। In orthotropous ovule this is erect। जब मैं बात कर रहा हूं erect, and this is the most primitive and the most simplest type। जब हम erect की बात करते हैं उस वक्त उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये आ गया एग apparatus, ये आगे polar nuclei, these are antipodals। so this is embryo sac। इसके बाहर से ये आ गया nucellus, और these are integuments। से एक ही इंटेगुमेंट ड्रा कर लेते हैं हम। सो ये आ गया इसका फ्यूनिकुलस, दिस इज क्लाजा, दिस इज माइक्रोपाइल, एंड यहां पे अगर आप देखोगे ये एरेक्ट है, यानी कि यहां पे क्या है कि जो बॉडी इसकी है दैट इज इन ए स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल, क्लाजा और हाइलम जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो इस किस्म की स्ट्रक्चर जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज हेमीएनाट्रोपस, और इसको हम कहते हैं हेमीट्रोपस। हेमीएनाट्रोपस और हेमीट्रोपस में क्या होगा, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है इट बेंड्स एट 90 डिग्री। जब मैं बात करता हूं इट बेंड्स एट 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इस तरह से है। सपोज अगर न्यूसेलस, दिस इज एम्ब्रियो सैक, सो दीज आर इंटेगुमेंट्स, इस तरह से बेंड करेगा। सो यहां पे क्या होगा, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज द बॉडी, और ये ऐसे बन रही है एट 90 डिग्री। सो यहां पे बॉडी जो है वो ओरिएंटेशन कर रही है, वो रोटेट कर रही है एट 90 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड हेमीएनाट्रोपस टाइप। नाउ वी हैव द एनाट्रोपस, थर्ड वन एनाट्रोपस, जो अभी मैंने मेन जो स्ट्रक्चर टिपिकल बताई थी उसके केस में क्या होगा, ये बॉडी जो है इट विल रोटेट एट 180 डिग्री, जिसकी वजह से बॉडी नीचे की ओर आ जाएगी। सो इस तरह से ऐसे।
So this will be called as anatropous. This will be anatropous ovule. तो हमारे पास ये 3 टाइप्स हो गई. अब द फोर्थ वन इज कंपाइलोट्रोपस. फोर्थ वन इज कंपाइलोट्रोपस में क्या होगा, बॉडी जो है वो कर्व करती है. जो न्यूसेलस है वो कर्व करेगा ऐसे, इस तरह से, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वो कर्व नहीं करेगा. इस तरह से ओव्यूल जो होगा, यहां पे जो न्यूसेलस है उसने कर्व कर दिया है. सो दिस विल बी कॉल्ड एज कंपाइलोट्रोपस. देन वी हैव द फिफ्थ वन विच इज कॉल्ड एम्फीट्रोपस. एम्फीट्रोपस के केस में क्या होगा, यहां पे सिर्फ न्यूसेलस ने कर्व किया हुआ है. उसके केस में क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक जो है वो भी कर्व कर देता है, यानी बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक दे कर्व. और एम्ब्रियो सैक यहाँ पे हॉर्स शू शेप बन जाता है, या हम कहते हैं यू शेप. यानी क्या हो जाएगा कि ये न्यूसेलस ने तो कर्व किया, लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो सैक ने भी क्या किया, कर्व कर दिया. और बाकी स्ट्रक्चर वैसे. सो दिस इज न्यूसेलस, यहां एम्ब्रियो सैक ने भी कर्व किया हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस. और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सर्सिनोट्रोपस. सर्सिनोट्रोपस के केस में क्या होगा कि जो ओव्यूल है दैट इज जस्ट लाइक ऑर्थोट्रोपस, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो उसका स्टॉक है, फ्यूनिकुलस है, वो पूरी तरह से ऊपर से कर्व मार के आ जाता है. किस तरह से आएगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूं. से दिस इज न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक. ये आ गया इसका इंटेगुमेंट, लेकिन ये इंटेगुमेंट के बाद जो इसका जो फ्यूनिकुलस है वो ऐसे कर्व मार के आ रहा है, ऐसे. So this is funiculus, this is nucellus, this is embryo sac, and this is funiculus. तो इस तरह से पूरा, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको हाथों से दिखाने की कोशिश करूंगा. अगर हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे दैट विल लुक लाइक दिस. अगर हम हेमी एनाट्रोपस की बात करेंगे दैट विल लुक लाइक दिस. अगर हम बात करें एनाट्रोपस की, उसमें क्या होगा कि बॉडी ऐसे बेंड कर जाएगी, तो वो इस तरह से दिखेगा. ये 3 स्ट्रक्चर्स. सर्सिनोट्रोपस को मैं पहले बता देता हूं. उसके केस में क्या होगा कि उसके केस में दिस इज फ्यूनिकुलस, ये ऐसे बेंड करके और ऐसे मुड़ के ये ऊपर की तरफ हो जाएगा. सो दिस विल बी कॉल्ड एज सर्सिनोट्रोपिक. और जो बीच की 2 कंडीशन आ गई हमारे पास, कंपाइलोट्रोपिक और एम्फीट्रोपिक, उनमें क्या डिफरेंस है कि उनमें बॉडी जो है वो कर्वेचर शो कर रही है, वो रोटेशन नहीं कर रही है. सर्सिनोट्रोपिक के केस में बॉडी रोटेट करती है एट 360 डिग्री. इन केस ऑफ एनाट्रोपस इट रोटेट्स एट 180 डिग्री. इन केस ऑफ हेमी एनाट्रोपस इट रोटेट्स एट 90 डिग्री. बट जब हम बात करते हैं कंपाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, उस केस में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो तो 90 डिग्री पे रोटेट कर रही है, लेकिन उसके अलावा बॉडी कर्वेचर भी शो कर रही, कर्व भी मार रही है. बॉडी के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी नहीं है, वो कर्व मार रही है. और जब सिर्फ बॉडी कर्व मार रही है, यानी कि न्यूसेलस कर्व मार रहा है, लेकिन उसके बीच में एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट है,
तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाइलोट्रोपस। लेकिन अगर एम्ब्रियो सैक भी कर्व मार रहा है बॉडी के साथ साथ, दैट विल बी कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस। सो इस तरह से we have 6 different types of ovules depending upon their orientation of their body on funiculus. अब आइए करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जिसको अगला है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मेगागैमेटोजेनेसिस। राइट, अब ओव्यूल की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सबसे पहले ओव्यूल की जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रिमोर्डियम। और प्रिमोर्डियम से पहले क्या होगा कि एनुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओरिजिनेट करेंगी अराउंड ए माउंड ऑफ टिश्यू, एंड दैट्स वो स्ट्रक्चर जो हैं एनलार्ज करेंगी एंड दे विल फॉर्म इंटेगुमेंट्स। राइट, वो इंटेगुमेंट्स जो हैं, इनर इंटेगुमेंट जो है वो कभी कभी आउटर इंटेगुमेंट से प्रोजेक्ट करती हैं बाहर की तरफ, और ऊपर जो है माइक्रोपाइलर स्पेस जो है छोड़ देंगे। जो सेंट्रल जो माउंट बन रहा है टिश्यू का, वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद दैट कन्वर्ट्स इनटू न्यू सेल्स। सो इस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है प्रिमोर्डियम से। और न्यू सेल्स जो है उसका जो माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पे हाइपोडर्मल पार्ट में एक पर्टिकुलर सेल जो है ना, वो बाकियों से थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, लार्ज हो जाता है इन साइज, और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्मा जाता है। उसका न्यूक्लियस जो है बड़ा प्रोमिनेंट और बड़े साइज का हो जाता है, एंड दैट जो डिफरेंशिएटेड सेल है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी आर्कीस्पोरियम। मैं ड्रा करके भी आपको बताऊंगा, पहले इस तरह से सुन लीजिए। दैट प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल जो है, नो दैट विल डिवाइड इनटू टू। द आउटर वन विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी पेराइटल सेल and the inner one will be called as primary sporogenous cell. This primary sporogenous cell will act as megaspore mother cell. In some cases, the archisporial cell may directly act as megaspore mother cell, but in majority of cases, it is the primary sporogenous cell which acts as megaspore mother cell, and the primary parietal cell that further divides to form the wall cells. तो ये जो है प्रोसीजर है डेवलपमेंट, एंड द डेवलपमेंट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेगास्पोर मदर सेल जो हम कह रहे हैं, एंड दिस मेगास्पोर मदर सेल विल फर्दर डिवाइड मियोटिकली, और मियोटिकली डिवाइड करके इट विल फॉर्म 4 मेगास्पोर्स which will be haploid cells. So development up to the formation of these megaspores will be called as megasporogenesis. Sorry, this is not called megagametogenesis, this is called megasporogenesis. This will be called as megasporogenesis. It is not megagametogenesis, it is megasporogenesis, development of ovule. तो आइए, जो चीजें मैंने आपको बता दी अभी, इनको थोड़ा सा क्विकली डायग्राम से हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सो ये माउंड ऑफ सेल्स यहां पे डेवलप होगा विच विल फॉर्म न्यू सेल्स। सो दिस विल फॉर्म न्यू सेल्स एंड दीज विल बी इंटेगुमेंट। अब इसी के बीच में मैंने आपको कहा कि एक सेल जो है ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, it will
अटेन ए प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, बाकियों से बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, अब क्या होगा, इट विल डिवाइड and it will form outer parietal cell and inner sporogenous. So this will be primary parietal cell and primary sporogenous cell. Now this primary sporogenous cell will further undergo meiosis and so these will be primary parietal cell will further divide, they will form parietal cells, और ये स्पोरोजेनियस सेल्स जो हैं दे विल फॉर्म मेगा स्पोर टेट्रेड। सो यहां तक की डेवलपमेंट जो है दैट विल बी कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो वी विल गेट 4 मेगास्पोर्स and this structure is called megaspore tetrad. It is linear. This is in majority of cases, majority जब मैं कह रहा हूं the most common type, उसमें क्या होगा कि megaspores जो tetrad है this is linear. हालांकि there are certain cases जहां पे we may have T-shaped, reverse T-shaped, decussate, or even we may have tetrahedral. Different types हमारे पास हो सकती हैं मेगा स्पोर टेट्रेड्स की भी, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जैसे मैंने आपको कहा इट विल बी लीनियर। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। Now these megaspores, they form the first stage of female gametophyte. So यहां से आगे हमारा जो नेक्स्ट काम होगा that will be development of female gametophyte. आइए अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पे। Development of female gametophyte, and it is called as megagametogenesis. पहले मेगास्पोरोजेनेसिस, अब मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम मेगास्पोर अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक, कंप्लीट एम्ब्रियोसैक। अब देखिए क्या है, एंजियोस्पर्म्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट्स। दे कैन बी मोनोस्पोरिक, इट कैन बी बाइस्पोरिक, और इट कैन बी टेट्रास्पोरिक, डिपेंडिंग अपॉन के एक एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट में कितने मेगास्पोर्स का रोल है। दिस इज द मोस्ट कॉमन इज मोनोस्पोरिक एंड दीज आर द लीस्ट कॉमन। सो ये रेयर टाइप्स हैं और लीस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है मोनोस्पोरिक, और हम वही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो अभी जो हमारे पास
जहां पे मैंने अभी फिनिश किया था वहां पे हमारे पास कितने स्पोर्स बने हुए थे? 4. How many? 4. So these were megaspores. Now out of these 4, what happens? 3 degenerate and we get only 1, जो मोस्टली जो कलाजल एंड की तरफ है वही सर्वाइव करता है। अब क्या होगा? देयर विल बी 3 माइटोटिक डिविजन्स और यहां पे ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए बाई न्यूक्लिएट सेल, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन। सो दिस इज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, देन सेकंड डिवीजन। सेकंड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा? यहां पे भी 2 न्यूक्लियाई, इस पोल पे भी 2 न्यूक्लियाई। देन देयर विल बी थर्ड माइटोटिक डिवीजन। उस थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा? एवरी न्यूक्लियस विल डिवाइड वंस अगेन, सो दैट इस पोल के ऊपर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे और कलाजल पोल के ऊपर भी 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सो एट दिस स्टेज दिस सेल इज 8 न्यूक्लिएट सेल। अब उसके बाद क्या होगा? इसकी रीऑर्गेनाइजेशन होगी। अब रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि इसके दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस जो है सेंटर की ओर शिफ्ट करेगा। सो एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया और यहां पे 3 ही रह गए, यहां पे भी 3 रह गए। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस भी होगा और अब यहां पे कुल मिला के 7 सेल्स बन गए। सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दिस इज एग apparatus, these are polar nuclei and these are antipodal cells। तो इस तरह से अब ये एक फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक हमारे पास बन गया है, विच इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। यहां जाकर गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट खत्म हो जाती। क्विकली अगर हम देखें तो हमारा जो लीनियर जो टेट्रेड था, उस लीनियर टेट्रेड में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं मेगास्पोर्स एंड ओनली 1 मेगास्पोर जो है फर्दर डेवलपमेंट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और ये सबसे टिपिकल टाइप है एंड द मोस्ट कॉमन टाइप विच इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो 3 डीजनरेट कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो यहां पर इसकी डेवलपमेंट से पहले 3 माइटोटिक डिवीजन्स हो रही हैं। ये ऑलरेडी हैप्लॉइड बन चुका है क्योंकि मियोसिस जो है इसका ये मेगास्पोर्स बनने से पहले ही हो चुका है। अब यहां ये जो है ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं ये, और इसकी माइटोटिक डिवीजन के बाद जो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बन रही हैं, दीज 8 न्यूक्लियाई आर अगेन हैप्लॉइड। अब ये जो फाइनली हमारे पास जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इट इज ए 7 सेल स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो सबसे लार्जेस्ट सेल सेंटर में है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल, which is basically diploid comprising of 2 polar nuclei, or sometimes what happens that these polar nuclei may fuse together to form a diploid secondary nucleus। तो हम इसकी फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अब आपसे डिस्कस करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ और अब ड्रा कर लेता हूँ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है हमारे पास कैसा दिखेगा और उसमें कौन कौन से सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने सेल्स उसके अंदर होते हैं।
देखिए इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं माइक्रोपाइलर एंड दिस इज कलाजल एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एग एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी सेल्स, अभी मैंने बताया कितने सेल्स, 3 सेल्स, वेरी गुड। और जो कलाजल एंड है उसमें कितने सेल्स होंगे, अगेन वहां पे भी 3 सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। आइए पहले हम एंटीपोडल सेल्स को ही ड्रा करते हैं। एक सेल ये ड्रा किया, ये दूसरा ड्रा किया, ये तीसरा ड्रा किया, ये सेल जो हमारे पास हैं ये आगे हमारे एंटीपोडल सेल। एग को अभी रहने देते हैं, अब हम ड्रा करते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैं ये ड्रा कर रहा हूं और इनके सेंटर में भी डॉट दे रहा हूं। बेसिकली क्या होते हैं कि पोलर न्यूक्लियाई की एक खूबी है कि इनका जो न्यूक्लियोलस है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसलिए उसको शो कर रहे हैं हम ये बीच में। तो दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। अब हम ड्रा करते हैं एग एपरेटस को। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स एंड दीज सेल्स आर पियर शेप्ड। इनकी शक्ल कैसी है, पियर शेप्ड। इनकी एक खूबी क्या है कि टुवर्ड्स दी सॉरी माइक्रोपाइलर एंड, ये तीनों के तीनों सेल्स जो हैं ये इनकी वॉल जो है फ्यूज्ड है, लेकिन जो कलाजल एंड है इनका नीचे सेंट्रल सेल की ओर, इनकी जो सेल्स जो हैं दे आर फ्री। ऊपर फ्यूज्ड है, नीचे ये फ्री हैं। और नीचे की वॉल्स इनकी थिन वॉल्स हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड जो है इनकी काफी थिक वॉल है, और फ्यूज्ड भी है और थिक वॉल है। अब जो सबसे जो सेंट्रल सेल होगा दैट इज कॉल्ड एज एग सेल, उसको क्या कहेंगे हम, एग। और इस एग की खूबी है इस एग की क्या खूबी है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो लोअर एंड पे, लोअर एंड आई मीन टू से क्लाजल एंड की तरफ है, और ऊपर की तरफ इसमें क्या होता है, एक वैक्यूल होगा। जो दूसरे सेल्स हैं जो इसके सपोर्टिव सेल्स या जो हेल्पिंग सेल हैं, दोज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। उनको हम क्या कहेंगे, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की एक बड़ी पर्टिकुलर शेप है, उनके सिनर्जिड्स के ऊपर ना हुक्स होते हैं, दोनों पे एक एक हुक। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगी, दिस इज ए हुक, और साथ में क्या होगा, यहां पे फिलीफॉर्म एपरेटस होगा। ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है सॉरी दिस फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में नरिशमेंट को फ्रॉम द न्यू सेल्स। सो दिस इज फिलीफॉर्म एपरेटस। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो नोट करने के काबिल है, वो ये है कि इसका न्यूक्लियस जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। अब देखिए एग का न्यूक्लियस था क्लाजल एंड की ओर, और सिनर्जिड्स का न्यूक्लियस किस साइड पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे, और इसका जो वैक्यूल है वो होगा क्लाजल एंड की तरफ। सो ये इन दोनों में एक इतना सा डिफरेंस है सिनर्जिड्स और एग के केस में। सो दिस इज synergid, we have 2 synergids, and this is egg, और इसी को कहते हैं oosphere, egg or oosphere. See, it is haploid. This is also haploid. Now these are 2 polar nuclei. Right? This is N, this is N. But this is the central cell, and this central cell is diploid. Why it is diploid? Because its central cell consists of 2 nuclei. Or sometimes what happens that these nuclei fuse together and they form polar nuclei जो हैं फ्यूजन के बाद दे विल फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसको हम कहते हैं
definitive nucleus. So secondary nucleus are definitive nucleus ये बनाएगी, and that secondary nucleus is diploid. These are antipodal cells. ठीक है, अब यहां पे क्या है कि एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स जो हैं दे आर वेजिटेटिव सेल्स. एक्चुअली रिप्रोडक्शन में जो हिस्सा कर ले रहे हैं दीज आर ओनली द एग एंड दीज पोलर. अब आप बोलोगे कि ये पोलर न्यूक्लियाई इनका क्या रोल है, दैट विल बी कवर इन द फर्टिलाइजेशन पोर्शन. एंजियोस्पर्म्स में एक्चुअली क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है. एक फर्टिलाइजेशन एग की होगी विच इज कॉल्ड एज सिनगैमी विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करते हैं इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंड दे फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ए ट्रिप्लॉइड सेल. सो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. इसलिए फर्टिलाइजेशन में जो एक्चुअली सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक सेंट्रल सेल पार्टिसिपेट कर रहा है विच इज द लार्जेस्ट सेल. एक्चुअली ये जो इसका जो इसकी पोलर न्यूक्लियाई है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दूसरा एग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है. सो द रिमेनिंग सेल जो होंगे दे विल बी वेजिटेटिव इन नेचर, और ये पेरिश कर जाते हैं और अपने कंटेंट्स को सप्लाई करते हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अब सिनर्जिड जो है ये रिसीव करता है पोलन ट्यूब को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये हुक जो है इसका ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब को रिसीव करने में. एंड वन ऑफ द सिनर्जिड इमीडिएटली बर्स्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, एंड व्हेन द पोलन ट्यूब प्रोवाइड्स मेल गैमीट्स टू द एम्ब्रियो सैक, उसके बाद दूसरा सिनर्जिड जो है वो भी डीजनरेट कर जाता है. तो इस तरह से जो आज का हमारा लेक्चर है वो खत्म होने जा रहा है अब. और आज हमने एक्चुअली क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा भाग किया, जिसमें हमने इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसका उसके जो वेरियस पार्ट्स थे उनकी डेवलपमेंट तक कर दिया, यानी अप टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. सो विद दिस we come to the end of today's lecture, and in the next class we will take pollination and fertilization. Till then, bye bye.